लेकिन बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का दमन हो रहा है। तो क्यों नहीं उतर रहे हैं आप सड़कों पर? सुनी क्यों है सड़क? नहीं, सदन तो आपका ठीक है, सदन में असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में? 2014 में हम नहीं लड़े, 2019 में हम नहीं लड़े, लेकिन 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लड़ेंगे। अभी मैं गया था हैदराबाद और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। विधानसभा में आपको मात मिल गया, आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आरोप तो लग जाएगा कि आप बीजेपी को जिताने आए। हराए बीजेपी को, गठबंधन हराए बीजेपी को, और ये एक सीट हमारे लिए छोड़ दें, हम हरा करके दिखा देंगे। एक सीट आपके लिए छोड़ दें, हम बीजेपी को हरा करके दिखा देंगे। ये आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट। तो इंडिया गठबंधन जब बीजेपी को रोकने के लिए तैयार किया गया तो उसमें हिस्सा आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी हिस्सा लीजिए अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आपको लग रहा है दबन हो रहा है तो। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपने 20 सीट जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है परमिशन मांगा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से, तो 20 सीट में से अगर कुछ सीटों की बात अगर कर लिया जाए तो बता देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यालय यानी उत्तर प्रदेश के कार्यालय मौजूद हूं और हमारे साथ ज़्यादा चर्चा करने के लिए शौकत अली यानी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। आज का जो मुद्दा है, जो 2024 के चुनाव की रणनीतियां सारी पार्टी तैयार कर रही हैं, उसको देखते हुए एआईएमआईएम का प्लान क्या है और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि यूपी जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाएं आ रही हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले शौकत अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। अब मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो एक पॉलिटिकल मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उस उद्घाटन में बल्कि हमारे देश का जो कोष है, हमारे देश का जो जनता का पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी पैसे को इन मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी इस तरीके के धार्मिक कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये गलत हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट है, अब वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो चाहती है वो करती है। लेकिन अब घर घर मतलब हर कस्बे में जो है एलसीडियां लगाई जाएंगी, कीर्तन होंगे, भजन होगा, दिया जलाया जाएगा। देखिए, एक तरीके से अनऑफिशियल ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक ड्राइवर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया था, तो उस ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है और ड्राइवर जो है जान दे देता है। अब आज राम मंदिर के उद्घाटन होगा और बसों में कीर्तन भजन सब बजते हुए यानी अयोध्या तक जाएंगे, तो इसको आप किस नज़रिया से देखना चाह रहे हैं? अब तो इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए ना, कि भाई ये हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान क्या इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी मखसूस तबके या किसी धर्म के लोगों की चीज़ों को प्रमोट करिए। एक तरफ तो आप उस ड्राइवर बेचारे को आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो 2 मिनट के लिए रोक लिया था नमाज़ पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ आप उसी चीज़ को लागू कर रहे हैं बसों के अंदर। तो ये तो यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि आप क्यों बोलते हैं, आप खामोश रहिए। क्योंकि विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि विपक्ष सवाल करे सरकार से, लेकिन विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करता। विपक्ष डरता है कि कहीं हम अगर सवाल कर देंगे तो ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक समाज का वोट हमको मिलता है, जबकि उसको मिलता नहीं बहुसंख्यक समाज का वोट, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि विपक्ष का कोई नेता अगर सदन के अंदर सवाल पूछ लेता है तो उसे बाहर का रास्ता मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब सवाल पूछते तो इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी अपनी जुबान बुलवाना चाह रही हो? देखिए, सदन के अंदर सवाल पूछने से किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। सदन के अंदर जब लोग इकट्ठे होकर के और नारेबाजी और सदन को नहीं चलने देते हैं तो ऐसे वक्त में उन पर कार्रवाइयाँ होती है और समाजवादी के वो कांग्रेस के दौर में भी हुई है, ऐसा नहीं है हर हुकूमत। लेकिन हाँ, बीजेपी के दौर में चूँकि अब जो भी बोलेगा बीजेपी सुनना नहीं चाहती। बीजेपी जब अपने आप को घिरता हुआ देखती है तो फिर वो इस तरीके की काम, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रही बात आपने बैरिस्टर साहब की जो बात की, तो बैरिस्टर साहब सदन में हमेशा खड़े होकर के जितने सवालात
मौजूदा सरकार से करते हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी एमपी उतने सवाल नहीं करता और हर मुद्दे पर बात करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर बात करते हैं। हाँ, अभी देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है ड्राइवरों को लेकर लगातार पूछ। बिल्कुल, उन्होंने कब बोला था? विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला भाई। 141 को बाहर किया था, और तो थे ना, और को बोलना चाहिए था ना। आप बताइए कि हर मुद्दे पे बैरिस्टर साहब के अलावा कौन बात करता है? सवाल ये है कि बैरिस्टर साहब जब सवाल करते हैं तो यही नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। चलिए, लोकसभा के मुद्दे पर लेकर आपको आते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, 2 महीने में या 3 महीने में चुनाव हो जाएगा। सबका प्लान तैयार है, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लान क्या है? देखिए, एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगी। 2014 में हम नहीं लड़े, 2019 में हम नहीं लड़े, लेकिन 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लड़ेंगे। अभी मैं गया था हैदराबाद और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। अब कितनी सीटों पे लड़ेंगे, मैंने उनको 20 सीट के बारे में 20 बताया। सीट पे आप लड़ेंगे? 20 सीट के बारे में हमने जो हमारी जो तजवीज़ थी वो हमने रख दिया उनके सामने। अब देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है, कितनी सीट पर लड़ने की इजाज़त देते हैं। अभी फ़िलहाल यूपी की जो हमारी प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, हम लोगों ने ये फैसला किया था कि 20 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं और इजाज़त अगर देंगे तो हम 20 पे, हमारे पास कैंडिडेट भी आ रहे हैं, रोज़ाना फ़ोन आ रहा है कैंडिडेट का, लोग लड़ना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। विधानसभा में आपको मात मिल गया, आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आरोप तो लग जाएगा कि आप बीजेपी को जिताने आए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। इलेक्शन कौन नहीं हारा? इंदिरा गांधी नहीं हारी, राजीव गांधी नहीं हारे, कौन नहीं हारा इलेक्शन? या राहुल गांधी नहीं हारे? अभी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, हमारे पास भी एमएलए हैं, हमारे पास भी एमपी हैं। विधानसभा में हमको कामयाबी नहीं मिली आज, नहीं तो कल मिलेगी इंशाल्लाह। हम कोशिश भी ना करें, हम कोशिश करेंगे जब भी तो। और दूसरी बात यह है कि जो समाज अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई हिंदुस्तान। बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, भाजपा कर रही है और आप बता रहे हैं आपका साथ नाइंसाफी हो गई। देखिए, भाजपा से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये उनके एक जुमले हैं। हमें भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है। हमें जिन लोगों ने उम्मीद की किरण दिखाई थी, जिन लोगों ने हमसे वादा किया था, जिन लोगों ने हमसे ये कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको आपके इलाके में स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, रिजर्वेशन देंगे, आपकी बच्चियों की तालीम के लिए कॉलेज बनाएंगे, हमें उनसे उम्मीद थी। हमने उनको वोट डाला, 4-4 बार वो लोग सीएम रहे उत्तर प्रदेश में, वो पार्टियाँ। तो हमको जब उन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम बीजेपी से क्या उम्मीद रखें? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा लगातार कांग्रेस निकाल रही है, तो इसमें तो हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं ना। देखिए, कांग्रेस में दम नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीएसपी का अलायंस था, आपको याद होगा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी बीएसपी से बड़ा अलायंस नहीं हो सकता। दोनों पार्टियां 4 बार हुकूमत में रही हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी के अलायंस से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ये लोग जीत लेंगे, तो ये नामुमकिन है। बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करना इस गठबंधन की सबसे बड़ी भूल होगी। हर हाल में बहुजन समाज पार्टी के पास 12% वोट है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित। देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये बात सिर्फ करते हैं। और अखिलेश यादव को लोग जानते हैं, सड़क से लेकर के शादी हॉल तक उनकी टोटल सियासत है, ट्विटर से लेकर शादी हॉल तक उनकी टोटल सियासत है। विपक्ष का रोल कहाँ अदा कर रहे हैं अखिलेश यादव? 36 विधायक है मुसलमान समाजवादी में, शायद आप आंकड़ा भूल गए हैं। समाजवादी में 36 नहीं 100 विधायक हो जाए मुसलमान, लेकिन वो गुलाम है। ये आप मतलब सिद्ध करेंगे कि वो गुलाम है? बिल्कुल।
आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लिंचिंग हुई, कभी किसी ने आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कितना मारा गया, काटा गया, गाली। हर रोज़ सुबह जब होती है ना, तो मुसलमानों के लिए एक नई गाली मार्केट में आती है। तो आप क्यों नहीं उतरते सड़कों पर? लखनऊ का जो सड़क है वो सूनी क्यों है? अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो आपको भी तो उतरना चाहिए। सिर्फ समाजवादी पर आरोप लगाना। नहीं नहीं, देखिए विपक्ष में कौन है? 111 एमएलए कौन है? विधानसभा के अंदर कौन है? अभी आपने कहा 36 मुस्लिम एमएलए हैं, मैंने उस बात पर कहा। रही बात आवाज़ उठाने की, तो एमआईएम से ज़्यादा कौन आवाज़ उठाता है, मुझे जरा उस नेता का सदर को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। एमआईएम से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर के एमआईएम ने किया था। हम जा रहे थे विधानसभा, तो समाजवादी को आपने घेर लिया, बीजेपी को क्यों नहीं घेर रहे? क्या वो जो आरोप आप पर लगता है वो सिद्ध होता है क्या? हमने कहा ना कि हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी को ना वोट डाला है, ना बीजेपी को हमने कभी अपनी पार्टी माना है। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। यकीनन हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय सारी सरकारों में हुआ है, लेकिन बीजेपी की सरकार में मुसलमानों का दमन हो रहा है। तो क्यों नहीं उतर रहे हैं आप सड़कों पर? सूनी क्यों है सड़क? नहीं, सदन तो आपका ठीक है, सदन में असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ता, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता पकड़े भी गए थे, उनको डिटेन भी किया गया था इको गार्डन में। जी हाँ, इमामुद्दीन वगैरह थे, वो लोग पकड़े गए थे, उनको जो डिटेन किया गया था मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और ज़्यादती को लेकर के। हर मौके पे हम लोगों ने, कोई भी मामला हुआ, हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से डीएम के ऑफिस पे जाकर के 75 जिलों में हमारी पार्टी के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेमोरेंडम दिया। ऐसा नहीं, हाँ हम वो नहीं करते, चूँकि हमको साफ इंस्ट्रक्शन है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। सड़कों पर चलना हमारा अधिकार है, सड़कों पर सोना हमारा अधिकार नहीं है। तो इंडिया गठबंधन जब बीजेपी को रोकने के लिए तैयार किया गया, तो उसमें हिस्सा आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी हिस्सा लीजिए, अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आपको लग रहा है दमन हो रहा है तो। अब ये उनसे पूछिए कि उनको हमसे क्या बैर है, हम उनको अच्छे क्यों नहीं लगते, क्यों हमारी दाढ़ी नहीं पसंद, हमारी टोपी नहीं पसंद, हम मुसलमान हैं इसलिए हमसे नफ़रत है। अब ये बात आप उनसे करिए कि आप हमको क्यों नहीं लेते। भाई आपके पास जो भी अलायंस में पार्टियां हैं जो इन्होंने बनाया, INDIA, उसमें 20 पार्टी तो ऐसी है जिसके पास अपना कोई MP और MLA नहीं है, तो हम तो उनसे बहुत बड़ी पार्टी है। उसके बाद इन लोगों को हमसे बैर है, क्योंकि हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमको AIM-IM से बैर नहीं है, उनमें जो हैं उनकी विचारधारा से बैर है। यही कारण है कि इमरान प्रतापगढ़ी को देखिए राज्यसभा सांसद कांग्रेस ने भेजा कि नहीं भेजा? देखिए वो सब मोहरे हैं, वो सब प्यादे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आपने देखा है बाज की जो ट्रेनिंग होती है उसको सिखाया जाता है, फिर उसी बाज से परिंदों का शिकार, परिंदे से परिंदे का शिकार कराया जाता है। तो वो वही बाज हैं, वो शिकारी लोग हैं जो मुसलमानों के बीच में जा कर के उनको वरगला करके उनके वोट का शिकार करते हैं। आप ज़रा मुझे बता दीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी जहाँ के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़, उनकी विधानसभा का नाम है विश्वनाथगंज। 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर 1920 वोट मिला, ज़मानत जब्त हो गई। हमारा गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा का कैंडिडेट था, बैरिस्टर साहब और मैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम लोग एक साथ गए थे वहाँ पर, जा कर के हमने रैली किया। हमारे कैंडिडेट को वहाँ पर 21,000 वोट मिला और बीजेपी वहाँ पर कामयाब हुई। तो इमरान प्रतापगढ़ी अपने घर में बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं, ये कौन सी बात करेंगे यार? ये लोग कौन सी बात करेंगे बीजेपी को रोकने की? तो 24 में आप किसके लिए मददगार साबित होंगे और किसको टेंशन देंगे? देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी फ़िक्र है, हमें उनकी फ़िक्र नहीं है कि सपा का क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, BSP का क्या होता है। जब उनको हमारे या हमारे समाज की फ़िक्र नहीं है तो हम उनकी फ़िक्र क्यों करेंगे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितेंद्र कुर्सी पे बैठे, महेंद्र कुर्सी पे बैठे, अब्दुल को क्या परेशानी है? अब्दुल को क्या परेशानी है? आप तो बता रहे हैं ना दमन हो रहा है। नहीं, मैं वो एक अलग चीज़ में कह रहा हूँ। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, समाजवादी पार्टी जीते, इन तीनों की विचारधारा एक है।
इन तीनों का मकसद सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके झूठे वादे करके उनका वोट लेना है। जबकि मुसलमानों को देने के, अगर मुसलमानों को पिछली जिन सरकारों ने हुकूमत की है 60 साल तक, अगर इन लोगों ने कुछ दिया होता तो मुसलमान दलित से बदतर क्यों होता। तो 60 साल का आप ब्यौरा बता रहे हैं, तो कई साल पहले की अगर बात किया जाए तो आपके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद साहब भी कांग्रेस के साथ थे। नहीं, देखिए, उन्होंने, वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं थे। बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक महाज बना था, यूपीए का हिस्सा थे वो। और आज तो स्पीकर बना दिए गए हैं, तेलंगाना में स्पीकर बना दिए गए अकबरुद्दीन अवैसी। नहीं, स्पीकर नहीं बनाए गए हैं। वो एक दिन का स्पीकर होता है। हाँ, तो वही बहुत बड़ा सम्मान हो गया वो ना। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया? देखिए, विधानसभा के अंदर जो सबसे सीनियर एमएलए होता है, उस विधानसभा में सबसे सीनियर एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे। पिछली सरकार जब बनी थी वहाँ पे बीआरएस की, तो उस वक्त मुमताज़ खान साहब वहाँ के सबसे सीनियर थे, वो भी एमआईएम के थे। उनको भी बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। तो ये विधानसभा की जो अपना वो रीत है वो लोग करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। वो एक दिन का मामला होता है। रही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे साथ सबने झूठ, फरेब, नाइंसाफ़ी की है, और ये हमको गठबंधन में ले या न लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का इलेक्शन निगाहें तो आपकी टिकी होंगी ना कि कब बुलावा आ जाए। नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते आप? हम देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में बीजेपी को रोका जाए। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए 20% समाज को आप अगर इग्नोर करेंगे तो आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपने 20 सीट जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है परमिशन मांगा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से, तो 20 सीट में से अगर कुछ सीटों की बात अगर कर लिया जाए तो बता देंगे? नहीं, वो हम उत्तर प्रदेश के चारों जोन में लड़ेंगे, जिसमें अक्सरियत में पश्चिम यूपी की सीटें हैं। मतलब मुरादाबाद, मेरठ, संभल। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। संभल के अंदर तो हमारा 24,000 से इस बार हमारे चेयरमैन जीते हैं, नगर वो संभल नगर पालिका परिषद में, जिसमें कानपुर भी शामिल रहेगा। अब देखिए, अब वो बैरिस्टर साहब इजाज़त देंगे तो फिर उस पर हम तय करेंगे। हमारे पास करने भी, देखिए, कानपुर की टीम आई है, ऊपर बैठी हुई है, मिलना चाहती है। अच्छा, जहाँ से आप हैं आजमगढ़ से, वहाँ भी लड़ेंगे कि वहाँ की सीट क्यों नहीं छोड़? लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अब ऊपर से क्या आदेश आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस हिसाब से फिर हम लोग तय करेंगे। नदीम आरिफ साहब हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के, तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत है। 2022 में गुड्डू जमाली आपके साथ और मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे, तो क्या 24 में उनको अपने साथ बुलाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर तो नहीं है आपकी? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। जो हमारी विचारधारा से सहमत है, हमारा दरवाज़ा खुला है। आए, लड़ना चाहता है, पार्टी बेहतर समझेगी तो टिकट देगी, लेकिन हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं। मतलब आप सुल्तानपुर से भी लड़ेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि आपसे पूरे उत्तर प्रदेश में चारों जोन में लड़ेंगे, चारों जोन में लड़ेंगे। तो टेंशन किसको देंगे? टेंशन किसको? अरे भाई, कार्यकर्ताओं की मांग है कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट, हमारा वर्कर कहाँ जाएगा बताइए, हमारा वोटर कहाँ जाएगा? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो, अगर हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एमआईएम का वर्कर कहाँ जाएगा, किसको वोट डालेगा? विधानसभा में आप 100 सीट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सीट, लोकसभा में आप 20 सीट की तैयारी में लग गए। तो 403 सीट है ना उत्तर प्रदेश में, तो 100 तो लड़े थे, तब भी ये 304 पे नहीं हरा पाए। 303 पे ये लोग को हराना चाहिए था ना बीजेपी को। हम 95 लड़े थे, 100 का ऐलान किया था, 95 हम लड़े थे। हमारे कैंडिडेट कुछ का पर्चा रिजेक्ट हो गया था, कुछ लोगों ने डाला ही नहीं था। 95 सीट पे हम चुनाव लड़े थे। तो हमने तो छोड़ दिया ना भाई, 308 सीट हमने छोड़ दिया, नहीं हरा पाए ये लोग बीजेपी को 308 सीट पे। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, हम तो 20 ही सीट लड़ने की बात कर रहे हैं। 60 छोड़ रहे हैं आप? बिल्कुल छोड़ रहे हैं, हराइए। इसके लिए छोड़ रहे हैं आप? हराए बीजेपी को, गठबंधन हराए बीजेपी को, और ये एक सीट हमारे लिए छोड़ दें, हम हरा करके दिखा देंगे। एक सीट आपके लिए छोड़ दें? हम बीजेपी को हरा करके दिखा देंगे। ये आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट एक एआईएमआईएम के लिए छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दें, देखें हम हरा करके बताएंगे बीजेपी को, और ये नहीं हरा पाएंगे। अरे राहुल गांधी शहजादे अपनी सीट हार गए, खानदानी सीट,
जहाँ से उनकी दादी उनके अब्बा वो खुद थे, मालूम है आपको? और किससे हारे? स्मृति ईरानी से हारे। आप बताइए। नहीं, बीजेपी कांग्रेस का तो हमेशा टक्कर रहा है। भाई आप, मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस के बस की बात ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक ले। कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक कहाँ है बताओ आप? उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है, बस उसका एक मकसद है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सिर्फ यही चाहती हैं कि इस देश के अंदर दो पार्टी हो। 2,500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? सिर्फ दो पार्टी चुनाव लड़ेंगी तो? आप बताइए। लेकिन कांग्रेस तो सबको जोड़ने की बात करे। देखिए, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं 14 जनवरी से। न्याय मिलेगा, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, एससी हो, किसी को भी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो हार गए ना। तेलंगाना जीत गए ना। तो तेलंगाना में आपने बीजेपी को रोक लिया क्या? तेलंगाना में आपने बीजेपी को हराया है। मैंने कहा ना कि ये रीजनल पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। तेलंगाना में हराया किसको आप बताइए मुझे? केसीआर को हराने के चक्कर में इन लोगों ने अपने 3 स्टेट खो दिए। बीजेपी को इन लोगों ने खुला मैदान दे दिया। राहुल गांधी नामपल्ली की गलियों में जाकर के वहाँ तकरीर करके आए। इमरान प्रतापगढ़ी नामपल्ली की गलियों में जाकर के तकरीर करके आए। आप बताइए मुझे, उसके बाद भी नहीं जीत पाए ये लोग एमआईएम से। एमआईएम के सामने इन लोगों ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दिया, मुस्लिम कैंडिडेट दिया। बाकी इन लोगों ने कहीं पे शब्बीर अली के अलावा कहीं पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। एक भी मुसलमान जीत करके नहीं आया। बीजेपी से कोई मुसलमान जीत करके नहीं आता है, कांग्रेस से भी वही हाल होगी, कोई मुसलमान जीत करके नहीं आया। आप बताइए, 11 लोगों ने कैबिनेट की शपथ ली, एक भी मुसलमान को आपने नहीं लिया। नहीं, इंसाफी हो रहा आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए, ये गलत कह रहा हूँ मैं? मेरी बात गलत है? आप बताइए। कर्नाटक भी तो जीते हैं। कर्नाटक जीते हैं ना, वहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, हर साल। तो राजस्थान में भी यही रिवाज है। देखिएगा, देखिएगा, इतनी बड़ी मार्जिन से चुनाव ये लोग हारे हैं। कैसे हार गए तो भाई? न्याय यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है? भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा तो न्याय यात्रा का? पहले ये लोग न्याय देना सीख लेना। ये और बीजेपी तो एक ही जैसे हैं, दोनों अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप न्याय यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे, भारत न्याय यात्रा, तो आप न्याय मांगने जाएंगे कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए? हम उनसे क्या उम्मीद रखें न्याय की? हमें किसी से उम्मीद नहीं है। इस देश के अंदर जो अदालत है, उसी अदालत से हम उम्मीद रखते हैं। आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, इस देश की जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। आतंकवाद के झूठे मुकदमे में कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमान जेल की सलाखों में गया है। आप बताइए मुझे। समाजवादी की हुकूमत में मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है, जेल से निकाल करके रास्ते में मारा गया है। आपको याद होगा, खालिद मुजाहिद को मारा गया था, याद है ना आपको? हमने जाकर के उनकी डेड बॉडी को अपने हाथ से उठाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे 2024 के मद्देनज़र और ख़ास करके राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हम बात किए। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।